ये आकाशवाणी दिल्ली है। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में दिल्ली सरकार के जीएसटी संग्रह में 15% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज राजधानी के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली रोबोटिक्स लीग और HE21 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और डीडीए राजधानी के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए पहले आओ पहले पाओ स्कीम के अंतर्गत मेगा कैंप का आयोजन कर रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं हिमांशु कांडपाल। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र पुराने भवन में 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों से मानसून सत्र के दौरान विधायी कार्यों और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा के लिए सहयोग देने का अनुरोध किया। श्री जोशी ने ट्वीट में कहा कि 23 दिनों के सत्र में सदन की 17 बैठकें होंगी। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में दिल्ली सरकार के वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में 15% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के जीएसटी संग्रह 6,985 करोड़ रुपए से अधिक की तुलना में इस साल की पहली तिमाही में दिल्ली में जीएसटी संग्रह 8,028 करोड़ रुपए से अधिक रहा। इसके बारे में आज मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि जीएसटी संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ दिल्ली सरकार ने साबित किया है कि अगर नीयत सही हो तो सरकारों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पिछले 8 वर्षों में जनता पर कोई नया टैक्स लगाए बिना लगातार बजट बढ़ाया है। सुश्री आतिशी ने कहा कि 2014-15 में दिल्ली का कुल बजट 30,000 करोड़ रुपए था और मात्र 5 साल में कोई भी नया टैक्स लगाए बिना सरकार ने इस बजट को दोगुना कर दिया और 2020 के आते आते दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ रुपए हो गया। उसके बाद इस साल दिल्ली का बजट बढ़कर 75,000 करोड़ रुपए हो गया है। कृषि मंत्रालय कल से दिल्ली में 2 दिन के चिंतन शिविर का आयोजन करेगा। इसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और राज्य मंत्री कैलाश चौधरी तथा शोभा करंदलाजे भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि में निजी क्षेत्र का लाभ उठाना, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना, कृषि व्यवसाय करने में आसानी और मृदा स्वास्थ्य के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा करना है। ये चिंतन शिविर किसानों के कल्याण और कृषि को अगले स्तर पर ले जाने के लिए लीक से हटकर नवीन विचार देने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इसका आयोजन कृषि क्षेत्र में भविष्य की आवश्यकताओं की योजना बनाने, निर्यात को अधिकतम करने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए भी किया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बताया है कि पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के मुद्दे को लेकर एनसीपी निर्वाचन आयोग जाएगी। उन्होंने आज दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। श्री अजीत पवार द्वारा पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने के बाद श्री शरद पवार ने आज बैठक बुलाई। इसमें पीसी चाको, जितेंद्र आव्हाड, फौजिया खान, वंदना चौहान सहित एनसीपी के 13 नेता उपस्थित थे। श्री शरद पवार ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उनकी पार्टी निर्वाचन आयोग में अपना बयान देगी। बैठक के बाद एनसीपी नेता पीसी चाको ने घोषणा की कि पार्टी की कार्य समिति ने एनडीए में शामिल हुए प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे तथा 9 विधायकों को निष्कासित करने के साथ शरद पवार के निर्णय को स्वीकृति दे दी है। श्री चाको ने बताया कि समिति ने आज 8 प्रस्ताव पारित किए। समिति ने पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार में पूरा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की सभी राज्य समितियां शरद पवार के साथ हैं। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज श्री नरेंद्र राणे को एनसीपी की मुंबई इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में दिल्ली सरकार के जीएसटी संग्रह में 15% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज राजधानी के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली रोबोटिक्स लीग और HE21 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और डीडीए राजधानी के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए पहले आओ पहले पाओ स्कीम के अंतर्गत मेगा कैंप का आयोजन कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज राजधानी के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली रोबोटिक्स लीग और HE21 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय लीग और प्रदर्शनी में 38 स्कूलों की 68 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान रोबो कंचा थीम पर छात्रों ने मॉडल पेश किए और 7 HE21 स्कूलों के 90 छात्रों ने प्रदर्शनी में अपने 26 प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री केजरीवाल ने कहा कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छी शिक्षा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रही है। उन्होंने कहा कि लीग में हिस्सा ले रहे बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि इन बच्चों ने अपने नवाचार के जरिए रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित समस्याओं का समाधान तकनीक के जरिए निकाला है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री आतिशी, शिक्षा सचिव अशोक कुमार, SOSE के सदस्य सचिव नंदिनी महाराज, DBSC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी KS उपाध्याय समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी और स्कूली बच्चे मौजूद रहे। शिक्षा निदेशालय को इस प्रतियोगिता के लिए 287 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 68 आवेदन चयनित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। वे गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में भाग लेंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की भी आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी वाराणसी में 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री गोरखपुर में ऐतिहासिक प्रिंटिंग प्रेस गीता प्रेस के शताब्दी उत्सव के समापन समारोह के दौरान चित्रमय शिव पुराण ग्रंथ भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री गीता प्रेस के लीला चित्र मंदिर भी जाएंगे। उसके बाद वे गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ियां हैं गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या से गुजरेगी। इससे राज्य के महत्वपूर्ण शहरों के बीच संपर्क में सुधार होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर, आबू रोड और अहमदाबाद जैसे प्रसिद्ध स्थानों के बीच संपर्क बढ़ाएगी तथा क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को मजबूती देगी। प्रधानमंत्री गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला भी रखेंगे। ये स्टेशन लगभग 498 करोड़ रुपए की लागत से पुनः विकसित किया जाएगा तथा इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। बाद में प्रधानमंत्री वाराणसी जाएंगे, जहां वे वजीदपुर गांव में जन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे 12,100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और देश को समर्पित करेंगे। श्री मोदी विशेष माल गलियारे की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोन नगर रेलवे लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 6,760 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी इस रेलवे लाइन से सामान की आवाजाही अधिक प्रभावी और तेजी से हो सकेगी। प्रधानमंत्री 990 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की बिजली वाली 3 रेलवे लाइन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लखनऊ राजमार्ग के वाराणसी जौनपुर खंड का भी उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी राज्य में PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकानों की चाबियां देंगे और लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड प्रदान करेंगे। ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिक बनाने के लिए एक योजना शुरू की है। 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ये योजना सभी राज्यों में लागू की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों में कानूनी और बुनियादी सुधारों के लिए कुल राशि में से 500 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में सुरक्षित रखे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने नई दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक में इस योजना की घोषणा की थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं।
दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए राजधानी के लोगों को किफायती आवास विकल्प उपलब्ध कराने और उनकी सुगम भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पहले आओ पहले पाओ स्कीम फेज 4 में हाउसिंग स्कीम 2023 के अंतर्गत नरेला में मेगा कैंप का आयोजन कर रहा है। ये मेगा कैंप पॉकेट 1C सेक्टर A1 A4 नरेला में शनिवार और रविवार 8 और 9 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सामुदायिक हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस कैंप का उद्देश्य डीडीए के कर्मचारियों द्वारा आम जनता को इस योजना में कैंप में पंजीकरण करने, स्थल और फ्लैट दिखाने के संबंध में व्यापक सहायता प्रदान करने के साथ साथ उनके किसी भी प्रश्न, मुद्दे और संदेह का समाधान करने में सहायता करना है। इसके अतिरिक्त बैंक और एनबीएफसी प्रतिनिधि ऋण व्यवस्था करने और इससे संबंधित प्रश्नों के लिए आम जनता की सहायता हेतु उपलब्ध रहेंगे। नोडल अधिकारी फ्लैटों को दिखाने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को अनुमति देते हुए नामित स्थलों पर दौरे को सरल बनाएंगे। जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से मेगा कैंप स्थल तक लाने और वापस ले जाने की परिवहन सुविधाएं भी डीडीए द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in देख सकते हैं या 1800-110-332 पर डीडीए कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए रविवार से वन महोत्सव शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में दिल्ली सचिवालय में आज पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। 9 जुलाई से शुरू होने वाले इस वन महोत्सव का उद्घाटन समारोह IARI पूसा में होगा। वहीं इसका समापन समारोह 20 अगस्त को छत्रसाल स्टेडियम में किया जाएगा। वन महोत्सव कार्यक्रम में ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, जहां से दिल्लीवासी मुफ्त पौध की बुकिंग करा सकेंगे। दिल्ली की अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में इस महाअभियान को मनाया जाएगा। साथ ही निःशुल्क औषधीय पौधों के वितरण का कार्य भी इस वन महोत्सव के दौरान किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण एक बड़ी चुनौती के रूप में हर समय मौजूद रहता है और सरकार ने इसे कम करने के लिए लगातार काम किया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर हरित क्षेत्र में काफी इजाफा देखा गया है। भारत के प्रथम उद्योग मंत्री और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 122वीं जयंती पर आज उन्हें राजधानी में श्रद्धांजलि दी गई। संसद के केंद्रीय कक्ष में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, शोभा करंदलाजे और कैलाश चौधरी ने उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश बिधूड़ी, विधायक विजेंद्र गुप्ता और कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्री मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। रिजर्व बैंक के एक अंतर विभागीय समूह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजीगत खाते में रुपए में लेन देन करने से विश्व बाजार में इसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। ये समूह रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की समीक्षा करने और इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए गठित किया गया था। समूह की रिपोर्ट और सिफारिशें कल रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाल दी गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मुद्रा का विश्व में प्रचलन होना देश की आर्थिक स्थिति, विशेष रूप से वैश्विक बाजार में इसकी स्वीकार्यता के साथ भी जुड़ा हुआ है। राजधानी के कुछ इलाकों में आज भी बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। आज का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में दिल्ली सरकार के जीएसटी संग्रह में 15% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज राजधानी के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली रोबोटिक्स लीग और HE21 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और डीडीए राजधानी के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए पहले आओ पहले पाओ स्कीम के अंतर्गत मेगा कैंप का आयोजन कर रहा है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।